हाँ सर, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आदि ने मेरे को पिच किया कि एक मेरा दोस्त है जिसके पास ये आइडिया है। ऐसा नहीं कि आपने आज आइडिया लाया, कल कंपनी बना लिया और परसों आप इन्वेस्टर के पास पहुंच गए। तो कुछ 2.5-3 महीने के लिए जीरो सेल्स थी। शुभम, आपकी पूरी टीम शार्क टैंक पर गई थी, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वहाँ का? यशराज स्टूडियो में शूट था, बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, आपके सामने 5 जजेस बैठे हैं। 10 मिनट की पिच आप 1 घंटे तक कैसे आंसर करेंगे? तो हमारे एक कस्टमर थी जयपुर की, अब वो होटल सुबह 5 बजे पहुंचे और होटल मिला उन्हें बंद। इतने सारे होटल्स के साथ आप वर्क कर रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या कर रहे हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड फेम विद पायल। और आज मेरे साथ हैं शुभम अग्रवाल, जो को फाउंडर हैं ब्रेवी स्टे के। बहुत कम उम्र से इन्होंने पैसे अर्न करना स्टार्ट कर दिया था और फिर अपना स्टार्टअप पे अभी वर्क कर रहे हैं। इनका स्टार्टअप 100 CR प्लस रेवेन्यू पर पहुंचने वाला है। ब्रेवी स्टे आपको देता है आर्ली बेसिस पर रूम। तो जानते हैं आज उनकी जर्नी के बारे में उन्हीं से। तो वेलकम टू बियॉन्ड फेम विद पायल शुभम। शुभम, ब्रेवी स्टे का आइडिया कहाँ से आया आप लोगों को? आपको ये क्यों लगा कि लोगों को आर्ली बेसिस रुकने की नीड है? तो ये आइडिया फर्स्ट टाइम प्रतीक को आया था। तो प्रतीक वही मनाली ट्रिप पे गया था, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जब ये सुबह कुछ 4-5 बजे पहुँचे, इनको चेक इन नहीं दिया गया क्योंकि 12 बजे का चेक इन होता था। उसके बाद फिर ये हुआ कि नहीं, आपको चेक इन मिल जाएगा बट आपको 50% पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय ये हुआ कि 50% से 100% वो पैसा मांग रहा था, इन्होंने नहीं दिया क्योंकि उस समय ये स्टूडेंट थे, सब वो था। तो यही आइडिया है कि नहीं यार, अगर हमें चेक इन चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं। तो उस आइडिया के साथ प्रतीक मनाली से वापस आ गया। तो मैं समहाउ किसी तरीके से आदि से मिला था, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के थ्रू। तो आदि ने मेरे को पिच किया कि एक मेरा दोस्त है जिसके पास ये आइडिया है। एंड समहाउ जैसे मेरा घर उत्तराखंड में है, तो जो मेरी ट्रेन्स पे आती हैं वो सुबह 4 बजे आती हैं। और उस समय ना पहले मेट्रो चलती थी, उस समय कुछ नहीं था। तो मेरे को भी लगता था कि कहाँ रहा जाए, क्या है। और मैं भी पहले भी काफ़ी ट्रैवल किया, तो ये दिक्कतें हुई थी। तो मैंने कहा यार आइडिया तो अच्छा है। तो फिर आइडिया से ये हुआ कि इसको 3-6-12 में करें या 3-6-9-12 करें, क्या करें, मतलब कितने घंटे होने चाहिए बेसिक, उस तरीके से। तो फिर उसके लिए हमने एक सर्वे किया कि 500-600 लोगों का एक सर्वे किया, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हो गए, एक्सटेंडेड लोगों को से, कि आप कितने दिन के लिए या कितनी देर के लिए होटल में रुकते हो। तो सबका एक मेजर आंसर था कि वो 6 से 8 घंटे के लिए रुकते हैं मैक्सिमम, जिसमें उनका नाइट स्टे होता है। और अगर उनको एक अर्ली मॉर्निंग का चेक इन का ऑप्शन दिया जाए तो 3 घंटा रहना पसंद करेंगे, 2 से 3 घंटा, जहाँ पे वो एक फ्रेशन अप हो पाए। तो फिर उसी आइडिया को लेके हमने 3 स्लॉट्स निकाले, 3-6-12 घंटे के, और वैसे हमने ब्रेवी स्टे फाउंड किया। और आपका कंपनी में क्या रोल है? सो एज अ डेजिग्नेशन मैं CFO हूँ, फाइनेंस देखता हूँ, बट आई लव सेल्स ऑल्सो। तो एज ऑफ नाउ आई एम हेडिंग द सेल्स ऑल्सो। तो अभी आप लोग कितने फाउंडर्स एंड को फाउंडर हैं? अभी हम 5 को फाउंडर्स हैं एज ऑफ नाउ। तो शुरू हम 4 ने की थी, बाद में निखिल ने ज्वाइन किया था, तो अभी 5 है। शुभम, आपकी पूरी टीम शार्क टैंक पर गई थी, जी। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वहाँ का? एक्सपीरियंस ये कह सकते हैं वन ऑफ अ काइंड था, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है यशराज स्टूडियो में शूट था। तो जैसे कि अब मैं काफ़ी छोटे गांव से आता हूँ, तो वहाँ जाना ही एक तरह से अपना एक्सपीरियंस था। बाकी फिर आपको वहाँ जाके भी आपके साथ के काफ़ी मिलते हैं, क्योंकि सारे स्टार्टअप आए हुए होते हैं शूट करने के लिए, आपको अलग अलग लोगों से बात करने को मिलता है किस तरीके से। बाकी जो सेट का एक्सपीरियंस था, जो पूरे शार्क टैंक का था, तो वहाँ पे आपको काफ़ी, मतलब वो ट्रेन भी करते हैं कि आपको कैसे प्रेजेंट होना है वहाँ पे कैमरा के सामने, कैसे चीज़ है। बट जो इनर टैंक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो 1 घंटा आपको बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, आपके सामने 5 जजेस बैठे हैं। तो वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। मतलब वो कह सकते हैं कि 10 मिनट की पिच आप 1 घंटे तक कैसे आंसर करेंगे। तो वहाँ से काफ़ी लर्निंग्स भी मिली कि क्या किस पे काम किया जा सकता है, कैसे। जैसे उसमें अमित कार्दिको वालों ने बोला था कि आप अभी अपने नंबर्स पे और वर्क कर सकते हैं। तो ऑल्दो हमने 2 महीने ही पहले ही फंडिंग रेस करी थी, 3 CR वाली जो हमने शूट किया था, वहाँ पे हम एक एडिशनल राउंड के लिए कह सकते हैं कि उसके लिए गए थे। बट ये हुआ कि हाँ, कि अगर हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है तो कैसे रेडी होके जाना चाहिए, क्या नंबर्स होने चाहिए, उसको लेके काफ़ी क्लैरिटी मिली। और वहाँ से फिर बूस्ट भी काफ़ी अच्छा मिला कि हाँ, कस्टमर का जो है वहाँ से कितना है। शार्क टैंक पे जाने के बाद बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? कुछ सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ वहाँ से? तो
सेल्स पे बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा काफ़ी इंटेंट बेस्ड प्रोडक्ट है कि अगर आप इंटेंट होगा बुक करने का तो ही आप करोगे, एकदम इंस्टेंट परचेज नहीं कर सकते कोई भी D2C ब्रांड की तरह। बट हाँ, जैसे ही वो 17 मिनट का जो एपिसोड लाइव हो रहा था तो वेबसाइट 100x पे चली गई थी। हमारा अगले 1 महीने तक ऐप डाउनलोड्स काफ़ी हाई रहे थे। आई थिंक हम टॉप 10 ऑफ द ट्रैवल ऐप्स इन इंडिया पे चले गए थे, तो इतनी हाई वॉल्यूम पे डाउनलोड हो रही थी। ओवर द टाइम बुकिंग्स में इंक्रीज मिला है, वहाँ से एक ब्रांड को रिकग्निशन मिला है कि हाँ ये शार्क टैंक पे आई भी ब्रांड है, तो ये ब्रांड ऐसी वैसी ब्रांड नहीं है। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस कस्टमर में बिल्ड भी हुआ है। आप लोगों का कमीशन किस तरह से होटल्स के साथ रहता है, कितना % आपको रहता है सेल के बाद? इसमें अलग अलग वेरिएशंस रहते हैं कि जिस होटल पे जैसा है, तो बट ऑन एन एवरेज हम कुछ 15 से 20% चार्ज करते हैं होटल से, जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाता है कि हम इतने पे वर्क कर रहे हैं। तो अभी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं शुभम जो इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी कंपनी उनसे अलग किस तरह से है? सो अलग कैसे है, तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया में जब लाए थे तो हम फर्स्ट थे, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कर दिया, हमको देखा देखी। अभी भी जो हमें डिफरेंशिएटर है, मैं ये कह सकता हूँ कि आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, रात के 12 बजे के लिए होटल रूम देखो, आपको नहीं मिलेगा अभी भी। जो सुबह से 12 का 5 है वो अभी भी हम ही दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा है। सेकंड जो हमें डिफाइन करता है कि सबसे ज़्यादा रीच हमारी है, तो अभी हम कुछ 7,000 प्लस होटल्स में हैं और अक्रॉस 100+ सिटीज़। जब आपने ये स्टार्ट करा था तो आपके सामने चैलेंजेस क्या आए थे? होटल्स को कन्विंस करना इजी था आप लोगों के लिए? कन्विंस करना ना होटल को ना कस्टमर को, क्योंकि उस समय पहली बात तो जब हम होटल्स के पास जाते थे तो होटल्स का सबसे बड़ा यही था कि भाई मैं क्यों करूं, मेरे को जब कस्टमर सामने से आके पूरे दिन का 2,000-4,000 रुपए दे रहा है, मैं उसे क्यों 1,000 रुपए में बेचूं। तो उनको समझाना कि आप वो रूम तो बेच रहे हो बट आपका फिर भी एक पोर्शन खाली रहता है। और आज भी इंडिया में अगर आप देखोगे 12 to 6 का जो टाइम होता है, दोपहर के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक का, वो खाली रहता है काफ़ी हद तक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कस्टमर शाम को चेक इन करते हैं। तो वो जब हमने उनको समझाया, उनको पिक्चर दिखाई कि नहीं आप एक ही रूम को मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हो, तो इससे आपको ज़्यादा अर्न होगा और कस्टमर को एट द सेम टाइम एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है जहाँ पे वो कम प्राइस में एक होटल बुक कर सकता है अपने कंटेंट। तो अभी डेटा किस तरह का है आपका कस्टमर्स का? कपल्स कितने आते हैं, फैमिली कितनी है, बिजनेस पर्पस के लिए कौन कितना यूज कर रहा है? सो डे बाय डे हमारा बिजनेस कस्टमर बढ़ रहा है, तो जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग चेक इन्स बढ़ रहे हैं। अभी कुछ हमारा 60 to 65% कपल्स पे ही है, बट जो एक हाई पिंग कस्टमर है, जो लग्जरी होटल्स हैं, बिजनेस होटल्स हैं, वहाँ पे हमारा डे बाय डे बढ़ रहा है। जो बिजनेस कस्टमर है वो इस समय 10 to 12% हो गए हैं। बाकी का जो एरिया है हमारा वो ट्रैवलर्स हैं, जैसे कि हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने 10-10 सिटीज़ में बुक कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं और उन्हें शॉर्ट स्टे ही चाहिए, तो उसमें बिजनेस वाले भी आ जाते हैं, सोलो ट्रैवलर्स भी आ जाते हैं, फैमिलीज़ हैं। जैसे कि अभी हमारे पास शिरडी में बुकिंग्स आती हैं, तिरुपति में कुछ बुकिंग्स आती हैं, वहाँ पे हैं। तो ये कस्टमर सेगमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस टाइप की सिटीज से आ रहा है? मेट्रो सिटीज में भी कौन सी सिटी है? तो अभी हमारा जो सबसे हाईएस्ट चलता है वो मुंबई चलता है। मुंबई के बाद हमारे पास दिल्ली है, फिर बैंगलोर है। इतने सारे होटल्स के साथ आप वर्क कर रहे हो तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या कर रहे हो? तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने 2 से 3 मेथड्स हैं जिसमें हम अलग अलग करते हैं। एक तो जो हमारे बीडीज फील्ड पे हैं तो उनकी मदद से करते हैं। सेकंड, हमारे पास एक क्वालिटी टीम भी है। तो लेट्स सपोज एक होटल अगर हमारा बीडी विजिट कर सकता है तो वहाँ का वो पूरा वीडियो शूट करेगा, वो वीडियो शूट करके हमारी क्वालिटी टीम को भेजेगा। और अगर हमारा बीडी वहाँ नहीं जा सकता है तो यहाँ से हमारी क्वालिटी टीम उनको वीडियो कॉल करेगी, साथ में उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिए जाएंगे जिसमें उनके पास रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, ये सब होना चाहिए होटल ऑपरेट करने के लिए। वहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि एक आपका एसी हो गया, टीवी, वाईफाई, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद काफ़ी एरियाज़ में जहाँ पे होटल्स ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं कि हम इतने रूम से कम की प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। उसका एक रीज़न ये आता है कि जब ज़्यादा छोटी प्रॉपर्टी हो जाती है, कई बार ओनर्स उतना ध्यान नहीं देते हैं उन पे।
और बड़ी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर टीम होती है, वहाँ पे सेटअप्स होते हैं, तो उसको मैनेज कर, तो हम उसके हिसाब से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिवाइड कर रहे हैं। आप लोग ऑपरेशन किस तरह से मैनेज करते हो? रियल टाइम पे कितने रूम्स अवेलेबल हैं, प्राइसिंग क्या रहेगी, ये सब कैसे मैनेज होता है? तो इन सब को मैनेज करने के लिए हमने बिल्कुल शुरू में ही अपना एक खुद का सॉफ्टवेयर बना लिया था, जिसकी ट्रेनिंग हम हर होटल वाले को देते हैं। तो बेसिकली जितने भी होटल हमसे टाई अप हैं, उन सब के पास वो सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में होटल वाले को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपना फर्स्ट चेक इन और लास्ट चेक इन डिसाइड कर सकता है। तो अगर लेट सपोज एक मान लेते हैं किसी होटल में कोई शादी का पूरा एक ग्रुप लग गया है, अब वो पूरे रूम तो फिल हो गए हैं, और कई बार क्या होता है कि शादी वाले कस्टमर आपके 11 बजे 10 बजे चेकआउट ना करके दोपहर के 2 बजे तक भी चेकआउट करते हैं। तो उसमें होटल वाले के पास ऑप्शन है कि वो अपना फर्स्ट चेक इन वहाँ 2 बजे कर दे, उसके बेसिस पे प्राइस रख दे 3 घंटे 6 घंटे 12 घंटे का, और वहाँ पे जो वो अपडेट करता है विद इन अ मिली सेकेंड हमारी वेबसाइट पे वो अपडेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम पूरी इन्वेंट्री को वहाँ से मैनेज करते हैं। कस्टमर फीडबैक आप जिस बिजनेस में है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो कभी ऐसा हुआ है किसी कस्टमर फीडबैक ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी हो? बिल्कुल, तो जो अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे कि होटल वाला अपना फर्स्ट चेक इन लास्ट चेक इन डिफाइन कर सकता है, तो ये हमारे साथ हुआ था। हमारे एक कस्टमर थी जयपुर की, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बुक किया था। अब वो होटल सुबह 5 बजे पहुंचे और होटल मिला उन्हें बंद। तो उससे पहले हमारे पास ये वाला चीज़ नहीं थी कि होटल को हम चेक इन टाइम डिसाइड करने का ऑप्शन देते थे। तो उस समय हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करते थे कि आप इतने बजे से इतने बजे का ही देंगे, उस तरीके से था। तो जब उनको रूम नहीं मिला और उनका हमें फीडबैक आया, तब वो डिसाइड हुआ कि नहीं यार, ये दिक्कतें अभी तो एक ही आई हैं, आगे और भी आएंगी, क्योंकि हर होटल सेम फ्रिक्वेंसी पे वर्क नहीं करता है। कोई रात के 1 बजे भी कमरा दे देगा, बट कोई सुबह 10 बजे से पहले कमरा नहीं दे पाएगा। तो इस वेरिएशंस को कैटर करने के लिए हमने फिर होटल्स के लिए वो डिज़ाइन किया, उनको ट्रेन किया कि आप इन चीज़ों को देखिए, तब जाके ये सारी चीज़ों ने काफ़ी चेंज किया। और उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि जो हमारे पास लास्ट मोमेंट के कस्टमर्स हैं, उनको भी एक अच्छा प्राइस मिल पाया, क्योंकि फिर उसके बाद जब कमरा खाली था, वो उसके अकॉर्डिंग प्राइस रख पाया होटल भी। शुभम, करेंटली रिवेन्यू क्या चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का? तो एज ऑफ नाउ हम मंथली कुछ 8 to 9 CR ऑफ GMV कर रहे हैं, जिसमें मतलब हम 100 CR इस एनुअल पे क्लोज करेंगे। तो एवर ग्रोइंग है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हम कुछ अप्रॉक्स 50 CR के आसपास से, तो इस बार 100 CR का टारगेट लेके चल रहे हैं। शुभम, आपने 2022 में फंडिंग ली थी 3 CR की, तो फंडिंग के बाद बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? फंडिंग के बाद बिजनेस पे इम्पैक्ट जिस तरीके से पड़ा है कि हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। तो पहले जैसे हम बूटस्ट्रैप थे, तो हम काफ़ी मंथ ऑन मंथ वर्क करते थे। उसके बाद हमारी टीम एक्सपेंड हुई। तो फंडिंग से पहले कुछ हम 25 एक लोग थे, अभी हमारे पास 90+ लोगों की टीम है। उससे एक अच्छी बात क्या होती है कि जब आपके ज़्यादा लोग फील्ड पे होते हैं, तो होटल्स के साथ भी आपके इंटरेक्शंस अच्छे होते हैं। आप एक अच्छा प्राइस कस्टमर के लिए ला पाते हो, उनसे अच्छी इन्वेंट्री ले पाते हो। फिर अलग अलग तरीके के एड्स हम रन कर पाए कि कहाँ पे क्या है। और कस्टमर जो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी टीम है, तो पहले हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अलग थे, बट जैसे फंडिंग हुई तो हम उस पर भी इन्वेस्ट कर पाए कि हम एक अलग से टीम सेपरेट करके उनको हर बार विजिट करवाना है कि नहीं, आपको हर महीने विजिट्स करनी है इतने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, ताकि आपका एक बार इंस्पेक्शंस भी रहे वहाँ पे। एक बार ऑनबोर्ड होने के बाद भी इंस्पेक्शन होना भी जरूरी हो जाता है, वो ओवर द टाइम, नहीं तो क्वालिटी डिटोरेट होती रहती है। शुभम, आपने तो फंडिंग ले ली 3 CR की, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो फंडिंग लेना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता कि फंडिंग कैसे लेनी चाहिए, तो क्या प्रोसेसर है? तो देखिए, उसका एक ही प्रोसेस है कि आप जो आइडिया लेके आए हैं, उस आइडिया को आप अपने आप ही वैलिडेट करें। अब वो आइडिया कैसे वैलिडेट होगा, ऐसा नहीं कि आपने आज आइडिया लाया, कल कंपनी बना लिया और परसों आप इन्वेस्टर के पास पहुंच गए। नहीं, उसमें टाइम लगता है। आप एक सर्टेन कस्टमर के पास जाइए, उनसे फीडबैक लीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि अब क्या है, स्टार्टअप्स काफ़ी हो गए हैं। अब इन्वेस्टर हर किसी पे पैसा नहीं लगा सकता है, तो आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आप पे ही क्यों। तो उसके लिए आपको हर तरीके से तैयार होना पड़ेगा कि आपके नंबर सॉलिड होने चाहिए, आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आप इसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में इसको प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे लेके जाओगे, इससे पैसा कैसे बनेगा। और ऐसा नहीं कि आपने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किया, कल 110 बन जाएंगे। इन्वेस्टर को चाहिए कि मेरा 100 का 500 कैसे बनेगा या 100 का 1000 कैसे बनेगा। तो वो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए रेडी। शुभम, बिजनेस में बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है आपका? तो इसमें मैं आपको ऐसे बेस्ट मोमेंट नहीं कह सकता, मतलब वो वर्स्ट एंड बेस्ट का कॉम्बिनेशन है एक तरह से।
तो जैसे सब बीच में 2020 में कोविड आया था। अब कोविड आया 22 मार्च को अनाउंसमेंट हो गया कि अब तो सब बंद हो जाएगा। अब उस समय जब सब बंद हो गया तो सब बंद होने के बाद हमें ऐसा लगा कि अब क्या करा जाएगा, कि भाई कितना हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कुछ 2.5-3 महीने के लिए ज़ीरो सेल्स थी। बट ये था कि जो थोड़ा बहुत फंड बचा था उससे हमने अपनी बाकियों को सैलरीज वगैरह दी। उसके बाद क्या हुआ, तो ये फेज जो पूरा था कोविड वाला, होटल इंडस्ट्री के लिए भी एक बेकार कह सकते हैं या फिर अच्छा फेज नहीं था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, हमने थोड़ा सा एक कुछ ब्रांड होटल्स को रीच आउट करने की कोशिश करी कि आपके साथ भी हम काम कर सकते हैं। उससे पहले हम प्योरली बजट होटल्स के सेगमेंट में काम करते थे। तो एक बैंगलोर का काफ़ी एक लग्जरी होटल्स हमारे साथ वर्क किया, और उस समय हम उसको कुछ 1500 से 2000 रुपये का 3 घंटा सेल कर रहे थे। एंड विद इन अ मंथ हमने देखा उसमें कुछ 3 से 4 लाख की सेल आ गई। तो ये हमें लगा कि नहीं यार, ये तो काफ़ी अच्छा है कि एक ही महीने में आज लाइव किया और 3 से 4 लाख रुपए की सेल आ गई। तो फिर हमने उसको और भी एक्सपैंड करने की कोशिश करी, और उस समय कोविड वाले फेज में होटल भी काफ़ी वेलकमिंग थे हमारे कॉन्सेप्ट को लेके, कि उनको भी एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी जिसमें एक उनका रेवेन्यू चलता रहे, बेसिक सैलरीज दे पाएँ। तो उस समय हमारे साथ काफ़ी सारे होटल ऑनबोर्ड भी हुए, हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस भी मिला, हम अच्छे से आर्ट भी कर पाए। तो हम अगले ही साल 3x कर दिया था, जो हमने कोविड ईयर में किया उसी के साथ साथ हमने नेक्स्ट ईयर में 3x भी रेवेन्यू कर दिया था। तो ये कह सकते हैं कि वो हमारे लिए गेम चेंजिंग मूवमेंट था कि जहाँ से हमने बहुत एक जंप लिया था। शुभम, ब्रेवी स्टे को लेके आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कॉम्पिटिटर से आगे रहने के लिए आपने क्या सोचा है? क्या कुछ अलग करने वाले हैं बिजनेस में? अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जैसे अभी हम 100+ सिटीज़ में आ गए हैं, अभी बताया था मैंने, तो उसको और एक्सपैंड कर रहे हैं, और हर सिटी में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन देना चाहते हैं कस्टमर को, तो उसके पे वर्क कर रहे हैं। बाकी जैसे हम सबसे पहले हम लेके आए थे माइक्रो स्टे कि इंडिया में कि आप घंटों के हिसाब से रूम बुक कर सकते हैं। तो ऐसे ही आगे एक हम और कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं जिसका नाम होगा फ्लेक्सी स्टेज। तो फ्लेक्सी स्टेज पे क्या होगा कि जैसे आप मान लीजिए अभी तो आप 3 घंटे के लिए बुक कर सकते हैं, 6 घंटे के लिए, बट क्या आपकी नीड 52 घंटे की है या 36 घंटे की है या 32 आवर्स की है, तो आप कैसे बुक करोगे? कि आपको 24 आवर्स का कमरा मिल रहा है फिर 3-6 घंटे का। तो इन दो प्रोडक्ट को आगे कंबाइन करके कस्टमर को एक कस्टमाइज ऑप्शन दिया जाए कि चेक इन एनी टाइम, चेकआउट एनी टाइम। तो उस कॉन्सेप्ट पे वर्क किया जा रहा है, और इस कॉन्सेप्ट को लेके हम काफ़ी एक्साइटेड भी हैं कि आगे कैसे प्लान आउट हो सकता है। इसको लेके काफ़ी प्लान्स भी हैं, और आई थिंक जल्द भी आ जाएगा। शुभम, आप तो बहुत कम एज में एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। अब जरा जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? हसल, उसके अलावा और कुछ नहीं है कि आप सीखते रहो और करते रहो, क्योंकि मे बी आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आ गया हो, बट एट द एंड मैटर करता है उसका एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है। और एग्जीक्यूशन आपको ग्राउंड पे रह के ही सीखने को मिलेगा। आप जा के सीखिए, आपके जो कस्टमर्स हैं, जो मे बी आपके वेंडर्स हों, उनसे बात कीजिए। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो एटलीस्ट 100 लोगों से बात कीजिए तो ही बनाइए, चाहे वो क्यों ना एक B2B प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। तो जो आपके एंड यूजर्स हैं उनसे भी बात कीजिए, तब जाके एक चीज़ कीजिए, और लगे रहिए बस। हमें लगते लगते 8 साल हो गए हैं आज। थैंक यू सो मच शुभम, शो पर आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच आपका भी बुलाने के लिए अपने शो पे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शुभम ने बहुत सारी बातें बताई हैं तो उसके लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन शुभम से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं।